डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, शुरू करते हैं। 31, a time period in which at least one input remains fixed। कम से कम एक इनपुट फिक्स है, बाकी सारे वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, marginal product and average product curves intersect each other at a point where marginal product is zero, average product is zero, average product is at its maximum, marginal product is at its maximum। और लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक काम करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग ड्रॉ करके या कम से कम उसका टेबल बना के देख लेते हैं कि क्या है और कहां से कट कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? कुछ ऐसा, ये टोटल प्रोडक्शन, और हमें याद है कि ये हमारे पास कर्व्स होते थे और इसके नीचे ही हम लोगों ने बनाया था एमपी, और एमपी के साथ ये आपका एपी जो कि आप उसको इंटरसेक्ट करेगा इसमें। ये दिस इज, तो आप मुझे खुद बताइए इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। अच्छा, जब इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा ये है तो एमपी डिक्रीज हो रहा है, एमपी डिक्रीज हो रहा है, ये मेरा एमपी कर्व है और ये मेरा एपी कर्व है। एमपी डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते होते नेगेटिव जोन में दाखिल हो रहा है, और एपी भी एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के डिक्रीज होना शुरू करेगा। तो यहाँ पे अभी एपी डिक्रीज नहीं हुआ, एपी ने इस पॉइंट के बाद डिक्रीज होना है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे एपी मेरा मैक्सिमम होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है तो उस केस में मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो, क्योंकि जब टोटल ही मैक्सिमम हो गई, जब कुछ एडिशनल बन ही नहीं रहा, तो मार्जिनल क्यों आएगा? जीरो। एक नया एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा जी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज यू शेप, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। कॉस्ट रिड्यूसिंग बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल, कॉस्ट को जो रिड्यूस करता है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है। इन अ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट फर्म्स आर, फर्म प्राइस बनाती हैं या लेती हैं? फर्म प्राइस टेकर होते हैं, और बनाती कौन है? इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम सी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू पी। इक्विलिब्रियम मेरा किस पॉइंट पे आता है? जब एम सी, आपको याद होगा हमने कहा था एम सी इक्वल टू एम आर, एंड एंड एम सी कट्स एम आर while increasing। तो आपने लेक्चर गौर से सुना हो, ये बात बोर्ड के ऊपर भी बहुत दफा लिखी हुई है। अब फर्म उस वक्त शट डाउन करेगी अपना बिजनेस को जब वेरिएबल कॉस्ट सी, तो शट डाउन वाले पॉइंट में आपने हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को सामने ला के टिक कर देना। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है या इकोनॉमिक कॉस्ट होती है?
अकाउंटेंट याद रखिएगा, अकाउंटिंग कॉस्ट, और वो कौन सी होती है जिसमें पैसे की मूवमेंट हो रही हो, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इट इज 1 and 2, यानी कि ऑप्शन बी। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, अगर ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू प्राइस, यानी कि शायद ये कहना चाह रहा है कि ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, तो हमें पता है। यहीं पे वो कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट भी इसी के इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट भी इसी के इक्वल है, यानी कि ये नीचे ऊपर नहीं है, ऑन द लाइन टेंजेंट हो रही है। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। और जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। और ये चीज मैंने आपको क्लास के अंदर भी करवाई है, दैट इज 1 and 3। Which of the following would you expect to be long run attributes of an industry under monopolistic? मोनोपोलिस्टिक में क्या हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है? मोनोपोलिस्टिक के अंदर फर्म बिलो फुल कैपेसिटी, मगर हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व हमें देखने को नहीं मिलता, इसका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं होता। तो इट इज 1 and 3, तो ऑप्शन ए। which of the following may be which of the following which of the following may be barrier to entry, barrier to entry, barrier to entry। स्केल और प्रोडक्शन एक बैरियर बन सकता है, ब्रांडिंग बैरियर बन सकती है, बाकी दो क्या बन सकते हैं या नहीं? परफेक्ट मोबिलिटी बैरियर नहीं है, क्योंकि ये तो कोई भी मूव कर सकता है, जिसके पास पैसा हो वो इजीली उसको मूव कर सकता है। और ये परफेक्ट नॉलेज कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है। तो बैरियर इज बेसिकली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, और प्रोड्यूसर एक दूसरे प्रोड्यूसर को कब आने से रोक सकता है? जब उसके पास या प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल हो, या उसके पास स्पेसिफिक लाइसेंस हो, पेटेंट हो, ब्रांड हो। तो 1 and 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। A market has a large number of firms, a downward sloping market demand curve, no barriers on entry in the long run। बताइए ये कौन सी मार्केट के ऊपर बात कर रहा है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। अब जैसे उसने कहा ना लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, तो तीनों एक्टिव हो गए, परफेक्ट भी, मोनोपोलिस्टिक भी और ओलिगोपोली भी। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो परफेक्ट कंपटीशन आउट हो गया, क्योंकि उसका तो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। पीछे रह गया मोनोपोली, सॉरी मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। नो बैरियर्स ऑन एंट्री, मोनोपोलिस्टिक में बैरियर्स होते हैं, तो ये भी बाहर हो गया। इट इज ओनली ओनली सॉरी मोनोपोलिस्टिक में बैरियर्स, सॉरी मोनोपोली में बैरियर्स होते हैं। तो सर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व से ओलिगोपोली भी बाहर हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ मोनोपोलिस्टिक ही बचती है, ऑप्शन 2। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मोनोपोलिस्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है? जब आप डिफरेंट कस्टमर से एक ही गुड की डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज कर रहे होते हैं। ये पॉसिबल नहीं होगा जब मार्केट की सेम डिमांड हो, यानी कि जब कस्टमर के पास नॉलेज है, जब कस्टमर को पता है कि उसके साथ धोखा किया जा सकता है या एक ही गुड की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जा सकती है, तो उस वक्त पॉसिबल नहीं होगा जब two markets having same elasticity of demand, different size या same size। साइज पे तो ये डिपेंड करेगा नहीं, पॉइंट आएगा सेम इलास्टिसिटी पे या डिफरेंट इलास्टिसिटी पे। अब अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया था, तो हमने एक डायग्राम बनाई थी इसके ऊपर।
मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही सेम डायग्राम आपको दोबारा से एक दफा बना के दिखा दूं, ताकि आप उसको अगर उस वक्त नोट नहीं भी किया था तो अब नोट करें। हम लोगों ने कहा था कि जो सिमटे सिमटे होते हैं ये है इनलास्टिक, और जो थोड़े से फैले होते हैं, फ्लैट होते हैं, कर्व्स, वो होते हैं इलास्टिक, वो होते हैं इलास्टिक। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि आप प्राइसेस को चेंज कर रहे हैं, किसी से कम और किसी से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन उस मार्केट में नहीं चल सकती जहां पे प्राइस पे बहस होती है, जहां पे प्राइसेस के ऊपर बहस होती है। और जहां पे बहस नहीं होती है वहां पे की जा सकती है, जिस तरह लिबर्टी मार्केट्स में की जा सकती है, मगर एचएनए में आप चूंकि वहां पे बहस है, डिबेट है, डिस्कशन है, तो वहां पे आप डिफरेंट कस्टमर से एक ही गुड की डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज नहीं कर सकते, अदरवाइज लोग वो रिटर्न करने पहुंच जाते हैं। तो इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड अगर है तो ये होगा क्योंकि इलास्टिक डिमांड बेसिकली क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, प्राइस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। दैट इज ग्रेटर देन वन, दैट इज ग्रेटर देन वन। तो ये इलास्टिक डिमांड, इसको आप डोमेस्टिक सॉरी डोमेस्टिक यूजर से भी कंसिडर कर सकते हैं। कराची के इलेक्ट्रिक इज एन एग्जांपल ऑफ, अब ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है। कराची के इलेक्ट्रिक मोनोपोली है क्योंकि एक ही फर्म है जो कि बिजली, कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिक में आती है, ये बात हम लोग बहुत दफा कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, 48 पे क्या है कि आपको एक डायग्राम दी है और आपसे कहा है कि बताएं अब क्या होगा शॉर्ट रन, और हमें नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे सब नॉर्मल पे खड़े हैं, सब नॉर्मल पे खड़े हैं, और परफेक्ट कंपटीशन है। सब नॉर्मल क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऊपर जा रही है। जब आप इसको लॉन्ग रन में लेके जाएंगे तो अगेन कुछ लोग फर्म को छोड़ के जाएंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। अगर ये ऑलरेडी नीचे होता, लोग ज्वाइन करते, तो ये ऊपर आ जाता। तो यहाँ पे, यहाँ पे अगर इससे लॉन्ग रन में जाना है तो इसको अपनी कॉस्ट गिरानी पड़ेगी, ये कॉस्ट नीचे लेके आनी पड़ेगी। और ये कॉस्ट उस वक्त नीचे आएगी जब कुछ लोग फर्म को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जब ये लोग फर्म को छोड़ के जाएंगे तो ये जो बाकी बच जाएंगे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। जब इनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये कॉस्ट को ऑटोमेटिकली कैटर कर लेंगे। अच्छा जी, ये डायग्राम दी हुई है और सवाल ये होगा कि अगर इंडस्ट्री मोनोपोलाइज्ड है तो बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली कितना आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली कितना आ सकता है। सवाल ये है कि इफ इंडस्ट्री इज मोनोपोलाइज्ड यानी कि मोनोपोली है, एंड डिमांड एंड कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, डिमांड और कॉस्ट अनचेंज्ड है, बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न किया जा सकता है। अब अगर हम गौर से देखें तो उसने ये कहा है कि कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि ये चेंज नहीं होगी। और इसके ऊपर, इसके ऊपर जो क्वांटिटी बिक रही है वो ये है 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 25,000। 10 रुपया रेवेन्यू
और उसके ऊपर भी, तो 5,000 इंटू 10, 50,000 प्रॉफिट निकालना है, माइनस कर लें, आंसर आपके पास आ जाएगा 25,000। तो ये रहे एमसीक्यूज फॉर द टेस्ट एंड चैप्टर